20 अक्टूबर 2011 को मुअम्मर गद्दाफी को सड़कों पर घसीट कर कत्ल कर दिया जाता है। गद्दाफी के कत्ल होने के बाद लोग शुक्र मनाते रहे कि गद्दाफी मारा गया। شعوري قريب نصب عليك رعية من الفرحة إن معمر مات. شعوري سعيدة جدا جدا ارتحنا الحمد لله منها ارتحنا الحمد لله मगर जिन लोगों ने उससे कत्ल किया वो उसके अपने ही लीबियाई सिटीजन थे। गद्दाफी की मौत के बाद 2011 से लेकर अब तक लीबिया में सिविल वार चल रही है। गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, कत्ल वारदात, ये सारी चीजें अब लीबिया में आम हो चुकी हैं। लेकिन 2011 से पहले गद्दाफी के दौर में लीबिया के अंदर तालीम फ्री थी, सेहत का इलाज फ्री था, बिजली का कोई बिल नहीं था, हर लीबियाई सिटीजन के पास अपना घर था और भी कई ऐसी फैसिलिटीज गद्दाफी ने दे रखी थी जो उस वक्त यूरोप के अंदर भी नहीं थी। ये सारी चीजें होने के बावजूद किस तरह आज लीबिया सिविल वार की तरफ चला गया, क्यों लीबियाई लोग ही गद्दाफी के खिलाफ हो गया, लीबिया के अंदर ये चेंज आया कैसे, इन सारी चीजों को आज डिस्कस करेंगे। Today, the government of Libya announced the death of Muammar Gaddafi. Gaddafi ruled Libya like any other tyrant, and after years of oppression, a revolution exploded there. Muammar Gaddafi, We came, we saw, he died. देखें, ये लीबिया का एरिया है जिसके नॉर्थ में मेडिटरेनियन सी है, ईस्ट में इजिप्ट, साउथ ईस्ट में सूडान, साउथ में नाइजीरिया और चाड और वेस्ट में तुनीसिया और अल्जीरिया की सरहदें मिलती हैं। लीबिया की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 2023 के इंडेक्स के मुताबिक तकरीबन 6.9 मिलियन है, जिसमें 96% मुस्लिम्स हैं जबकि 4% क्रिश्चियन, हिंदू और बाकी मजहब के लोग हैं। वर्ल्ड वार 2 में जब हिटलर ने पोलैंड पर अटैक की शुरुआत की और बाद में इस वार में कई कंट्रीज शामिल हुई और ये जंग 6 साल तक जारी रही, तो इस वार में अलाइड कंट्रीज जो हैं वो लीबिया पर कब्जा कर लेती हैं और इस वार के दौरान 1943 में लीबिया जो है वो बरतानिया और फ्रांस के अंडर आ जाता है। और अगर पिछली सारी हिस्ट्री उठाकर देखें तो कबल मसीह से लेकर आज़ादी तक लीबिया पर कई एम्पायर्स ने हुकूमत की और लीबिया कई एम्पायर्स के अंडर ऑक्यूपाइड रहा। बाद में जब वर्ल्ड वार खत्म हुई तो नवंबर 1949 में यूनाइटेड नेशन जो है वो लीबिया की इंडिपेंडेंस को लेकर एक रेजोल्यूशन पास करती है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि 1 जनवरी 1952 से लीबिया एक इंडिपेंडेंस कंट्री होगी और इससे बरतानिया और फ्रांस का कब्जा हटा दिया जाएगा। और साथ में इस चीज़ का भी फैसला होता है कि बरतानिया, फ्रांस और यूएस के जो लीबिया के अंदर एयर बेसेस हैं वो कायम रहेंगे। ये अलाइड कंट्रीज अपने एयर बेसेस को इस्तेमाल करती रहेंगी। ये एयर बेसेस वर्ल्ड वार 2 के दौरान इन कंट्रीज ने लीबिया के अंदर बनाए थे जिन्हें ख़त्म नहीं किया जाता। तो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के तहत 1 जनवरी 1952 को लीबिया की इंडिपेंडेंस होनी थी, तो इस चीज़ को लेकर 24 दिसंबर 1951 को ही लीबिया को इंडिपेंडेंस कर दिया जाता है और शाह इदरीस को इसका किंग बना दिया जाता है। आज़ादी मिलने के बाद जिस तरह पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के तहत जनरल इलेक्शन का रूल बनाया गया था कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो अपने वोट बैंक से किसी भी कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, अपनी मर्जी की गवर्नमेंट ला सकते हैं, लेकिन लीबिया के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं था। आज़ादी के बाद किंग इदरीस जो है वो विरासती बादशाहत को लेकर आना चाहते थे, यानी किंग इदरीस के बाद उनका बेटा किंग बनेगा, फिर उसका बेटा किंग बनेगा, फिर आगे उसका बेटा किंग बनेगा, यानी किंग इदरीस का जो सैन्यूसिक कबीला था उसमें से ही कोई ना कोई किंग आने वाले टाइम में बनता रहेगा। आप सोचेंगे कि गद्दाफी कैसे आया तो थोड़ी देर में आपको सारा समझ आ जाएगा। तो किंग इदरीस जो था उसका अपना कोई बेटा नहीं था जिसे वो अगला लीबिया का किंग बनाए। तो इदरीस क्या करते हैं कि 1953 में अपने छोटे भाई मोहम्मद रजा अल महदी अल सनूसी को वलीअहद सेलेक्ट करते हैं कि उनके मरने के बाद उनका भाई आने वाला लीबिया का किंग बनेगा। मगर 1955 में अल महदी की मौत हो जाती है, तो इस चीज़ को लेकर 25 नवंबर 1956 को इदरीस अपने भतीजे हसन अल सनूसी को वलीअहद सेलेक्ट करते हैं, जो किंग इदरीस के बाद लीबिया के नए किंग बनने थे। दूसरी तरफ जब लीबिया आज़ाद हुआ तो ये दुनिया के गरीब तरीन कंट्रीज में से एक था और ये बाकी गरीब कंट्रीज की तरह एड वगैरह पर डिपेंडेंट था और ये सबसे ज़्यादा एड अमेरिका और बरतानिया से हासिल करता था, क्योंकि बदले में इनको लीबिया ने अपने एयर बेसेस दे रखे थे। मगर लीबिया की किस्मत चमकती है 1959 में, जब लीबिया के अंदर ऑयल के रिजल्ट जो है वो डिस्कवर होते हैं। 1959 में ऑयल डिस्कवर होने के बाद जो लीबिया इंटरनेशनल एड और एयर बेसेस की बुनियाद पर अमेरिका और बरतानिया की एड पर डिपेंड था, वो अचानक ऑयल से मालामाल बादशाहत में तब्दील हो गया। ट्रिपोलिटन और साइरेनिका में जो ऑयल रिजर्व थे उसने अचानक लीबिया को अमीर बना दिया। इसके बाद लीबिया इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गया, रोड्स और बिल्डिंग की बड़े लेवल पर ग्रोथ हुई
सिर्फ चंद सालों में ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन गया, जहां 1951 में लीबिया की फी का सालाना इनकम 25 से 35 डॉलर थी, वो 1969 में $2000 तक चली गई। लीबिया के अगर ऑयल प्रोडक्शन की बात करें तो इसके पास 48+ बिलियन बैरल ऑयल के रिजर्व मौजूद हैं, जो अगले तकरीबन 600 ईयर तक ख़त्म नहीं हो सकते। और डेली बेसिस पर लीबिया में 5 लाख बैरल ऑयल की प्रोडक्शन होती है, जिसमें 2,38,000 ऑयल बैरल की एक्सपोर्टेशन होती है, यानी ये प्रोडक्शन का 48% एक्सपोर्ट करता है। पूरे वर्ल्ड में ऑयल प्रोडक्शन में लीबिया के पास 2.9% रिजर्व मौजूद हैं। और लीबिया के ऑयल की एक खास बात यह है कि इसमें सल्फर की मिकदार कम है, इस वजह से बाकी कंट्रीज के ऑयल के मुकाबले में कम संकलन और कम पोल्यूशन की वजह बनता है। इसके बाद लीबिया में एक बहुत बड़ा टर्नओवर होता है, जिसमें किंग इदरीस जो है वो 4 अगस्त 1969 को लीबिया की सेनेट के प्रेसिडेंट को एक खत लिखते हैं, जिसमें वो अपनी बादशाहत से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करते हैं। और 1956 में हसन अल सनूसी, जिनको इदरीस ने लीबिया का वली अहद बनाया था कि मेरे बाद हसन जो है वो लीबिया के नए किंग होंगे, उनको 2 सितंबर 1969 को लीबिया का नया किंग बनाने का ऐलान करते हैं। और 1 सितंबर 1969 को किंग इदरीस जो है वो अपना इलाज करवाने के लिए तुर्की चले जाते हैं। 1 सितंबर को वो तुर्की जाते हैं और 2 सितंबर को हसन अल सनूसी ने लीबिया का नया किंग बनना था। लेकिन 1 सितंबर को ही मुअम्मर कज़ाफ़ी, जो उस वक्त लीबियन आर्मी में एक कैप्टन थे, वो 70 आर्मी ऑफिसर्स के साथ मिलकर इदरीस की बादशाहत के खिलाफ बगावत करते हैं और उनकी गवर्नमेंट का तख्ता उल्टाकर कंट्रोल अपने कब्जे में कर लेते हैं। और ये बगावत लीबिया के अंदर बेनगाजी में शुरू हुई थी और सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही कज़ाफ़ी तख्ता पलट देते हैं और चंद दिनों तक वो पूरे लीबिया पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। कज़ाफ़ी बगावत की वजह लोगों को ये बताते हैं कि किंग इदरीस की गवर्नमेंट एक करप्ट गवर्नमेंट थी, जिसे ख़त्म करना ज़रूरी था। इस बगावत में जो लोग शामिल थे वही लोग गवर्नमेंट को चलाने के लिए 1969 में 12 मेंबर पर मुश्तमिल एक गवर्निंग पार्टी बनाते हैं, जिसको RCC यानी रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल का नाम दिया गया। बगावत के बाद कज़ाफ़ी के लिए जो सबसे बड़ा खतरा था वो हसन अल सनूसी थे, जो 2 सितंबर को लीबिया के किंग बनने वाले थे। मगर कज़ाफ़ी गवर्नमेंट में आने के बाद हसन को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तारी पर हसन जो हैं वो कज़ाफ़ी की गवर्नमेंट की हिमायत करते हैं और अपने हामियों से भी कहते हैं कि वो भी इस गवर्नमेंट को कबूल करें। दूसरी तरफ किंग इदरीस जब तुर्की से वापस आते हैं तो उनको भी जलावतन कर दिया गया। जलावतनी पर किंग इदरीस जो है वो कायरो चले जाते हैं और वहाँ पर 1983 में उनकी मौत होती है। सैनूसी ट्राइब तो कज़ाफ़ी के रास्ते से हट जाता है, मगर गैर मुल्की इंटरफेरेंस को ख़त्म करना कज़ाफ़ी के लिए बाकी था। तो जब लीबिया को फ्रांस और बरतानिया से यूनाइटेड नेशन ने वोटिंग के जरिए आज़ादी दिलवाई थी, तो अमेरिका और बरतानिया के लीबिया में कुछ एयर बेसेस थे जिन्हें ख़त्म नहीं किया जाता, बल्कि अमेरिका और बरतानिया को इन्हें लीबिया के अंदर ही इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। तो कज़ाफ़ी जो है वो पावर में आने के बाद तबरूक और अल-अदीम में जो बरतानवी मिलिट्री एयर बेसेस थे उनको मार्च 1970 में बंद कर देता है और तरबलिस के करीब एक अमरीकी वायरलेस एयर बेस था, उसको 11 जून 1970 में ख़त्म कर देता है और वहाँ से अमरीकियों को निकाल देता है। वायरलेस एयर बेस जो कज़ाफ़ी के आने से पहले अमरीका के अंडर था, वहाँ पर उस वक्त 15,000 अमरीकी रिहाइश पजीर थे, जहाँ अमरीका ने स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल्स, क्लब वगैरह हर चीज़ बना रखी थी। और जुलाई 1970 में लीबिया के अंदर जितने भी इटालियन सिटीजन थे कज़ाफ़ी उनको बेदखल करने के ऑर्डर जारी करता है। कज़ाफ़ी लीबिया के अंदर लीबियाई सिटीजन के अलावा जितने भी गैर मुल्की सिटीजन थे या गैर मुल्की जगह थी जिन पर बाहर से आकर कई कंट्रीज ने कब्जा किया हुआ था, उन सब को बेदखल करके लीबिया को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। उस वक्त लीबिया की जो GDP थी वो ज़्यादातर ऑयल पर डिपेंड थी, ऑयल को एक्सपोर्ट करते और इससे आने वाले इनकम पर डिपेंड थे। तो लीबिया में ऑयल का जो सारा सिस्टम था उसको फॉरेन कंट्रीज की कई मुख्तलिफ कंपनीज हैंडल कर रही थी। इस वजह से ऑयल से आने वाली इनकम का बहुत सारा हिस्सा इन कंपनीज के खाते में चला जाता था। तो कज़ाफ़ी क्या करते हैं कि 1970 में लीबिया के अंदर ऑयल को कंट्रोल करने वाली जो कंपनीज थी उनको नेशनलाइज कर देते हैं। नेशनलाइज यानी वो कंपनियां जो पहले प्राइवेट सेक्टर में थी, बाद में कज़ाफ़ी इनको नेशनलाइज करके गवर्नमेंट के अंडर चलाते हैं, यानी अब गवर्नमेंट ऑयल का सारा बिजनेस कंट्रोल करेगी। और लीबिया जो था वो ऑयल ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता था, जिसमें जर्मनी, इटली, स्पेन, चाइना और अमेरिका वगैरह शामिल थे। तो 1973 में जब अरब इसराइल जंग हुई, जिसे यौम कपूर जंग कहा जाता है, इस जंग में अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन जो है वो इसराइल को $2.2 बिलियन की मिलिट्री एड देते हैं ताकि वो इसे अरबों के खिलाफ जंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। मगर कज़ाफ़ी जो थे वो उस वक्त अरब यूनियन के साथ खड़े थे और पहले भी वो अमेरिका के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे।
तो अमेरिका का इसराइल को एड देने से कज़ाफ़ी अमेरिका को ऑयल एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा देते हैं। और लीबिया उस वक्त पहली कंट्री थी जो इस जंग में अमेरिका से लाताल्लुकी करती है और इसका बाइकआउट करती है। 1970 और 1980 के बीच लीबिया जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया था और सिर्फ थोड़े अरसे के अंदर ही लीबिया तरक्की याफ्ता कंट्रीज की लिस्ट में आ जाता है। लीबिया की GDP पर कैपिटा 1983 से पहले अमेरिका से भी ऊपर चली गई थी। 1977 के बाद लीबिया की फीकास इनकम जो है वो $11,000 से भी ज़्यादा हो जाती है, जो अफ्रीका में 5वीं सबसे ज़्यादा होती है। अक्टूबर 1972 में कज़ाफ़ी गवर्नमेंट जो है वो शरई कानून भी नाफज करती है, जिसके तहत चोरों के हाथ काटे जाएंगे, सरेआम फांसी होगी वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में ये शरई कानून लागू नहीं हो पाते। और दूसरी तरफ इस ऑयल के प्रोडक्शन से आने वाले इनकम से कज़ाफ़ी जो है वो लीबिया में अपने सिटीजन को वो फैसिलिटीज़ देते हैं जो अमेरिका और बरतानिया या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज भी अपने सिटीजन को ना दे सका। कज़ाफ़ी के टाइम में लीबिया में कोई बिजली का बिल नहीं था, तमाम लीबिया सिटीजन के लिए बिजली फ्री थी। लीबियाई लोगों के लिए कर्जों पर कोई सूद नहीं था, क्योंकि लीबिया में सारे बैंक सरकारी मलकियत थे और इसका तमाम सिटीजन को दिए गए कर्जे कानून के मुताबिक 0% सूद पर थे। लीबिया में किसी फैमिली के पास घर होना इंसानी हक समझा जाता था। कज़ाफ़ी ने यह अज़म किया था कि उसके वालिदैन को उस वक्त तक घर नहीं मिलेगा जब तक लीबिया में हर एक फैमिली को घर नहीं मिल जाता। अगर कोई नया कपल शादी करता तो उसे अपना नया और पहला घर खरीदने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से $50,000 मिलते। लीबिया में एजुकेशन फ्री थी, हर सिटीजन की पढ़ाई का सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती। कज़ाफ़ी से पहले लीबिया के अंदर 25% लोग ही ग्रेजुएट थे, मगर आज कज़ाफ़ी की वजह से यह नंबर 83% है। सेहत का इलाज फ्री था, कोई भी सिटीजन किसी भी हॉस्पिटल में जाकर फ्री इलाज करवा सकता। लीबिया में अगर कोई आदमी फार्मिंग को एज अ कैरियर बनाना चाहता तो गवर्नमेंट उसे ज़मीन, फार्मिंग हाउस, सामान, बीज और मवेशी फ्री में देती ताकि वो खेती बाड़ी कर सके। अगर कोई सिटीजन फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ना चाहता या अपना इलाज करवाना चाहता तो अगर उसे लीबिया के अंदर ये फैसिलिटीज ना मिलती तो गवर्नमेंट उसे फॉरेन जाने के लिए फंड्स देती और इसका सारा खर्चा उठाती। लीबिया में अगर कोई आदमी गाड़ी खरीदता तो गाड़ी की कीमत में 50% रकम गवर्नमेंट पे करती। लीबिया में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जब तक किसी सिटीजन को जॉब नहीं मिल जाती तब तक गवर्नमेंट सैलरी की सूरत में उसे कुछ रकम हर महीने पे करती। अगर कोई औरत किसी बच्चे को जन्म देती तो हर बच्चे के एवज उस औरत को गवर्नमेंट $5,000 पे करती। लीबिया की ऑयल की जो इनकम थी उसका कुछ हिस्सा तमाम लीबियन सिटीजन के बैंक अकाउंट्स में सीधा डिपॉजिट कर दिया जाता। उस वक्त लीबिया में लोग इकोनॉमिकली इतने खुश थे जिसकी वजह से लीबिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में सबसे कम सुसाइड होता था। इतनी सारी फैसिलिटीज देने के बाद एक ऐसा लीबिया जिसमें लोग इतने ज्यादा खुश थे, एक कंट्री जो इतनी ज्यादा डेवलप थी, अचानक कैसे सिविल वार में तब्दील हो गई। इसके लिए थोड़ा रूट का समझना पड़ेगा और आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आ जाएंगी। देखें 1969 में शाह इदरीस का तख्ता उठाकर जब कज़ाफ़ी गवर्नमेंट में आए तो उस वक्त लीबिया के अंदर ऑयल और बैंक्स को अमेरिका और बरतानिया की कंपनीज हैंडल कर रही थी और लीबिया के लोग वहाँ मजदूरों की तरह काम करते थे। तो इन फॉरेन कंट्रीज के कंट्रोल की वजह से उन्होंने तेल की कीमतें कम कर रखी थी और कम कीमतों का फायदा ऑयल एक्सपोर्ट होने वाली कंट्रीज को ज्यादा होता था और लीबिया के सिटीजन को बहुत कम फायदा मिलता था। और दूसरी तरफ उस वक्त लीबिया में 5 मिलिट्री एयरबेसेस पर गैर मुल्की कंट्रीज का कब्जा था, जिसमें 2 अमेरिका के अंडर थे। तो जब कज़ाफ़ी गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने आते ही 1970 में इन सारी ऑयल को कंट्रोल करने वाली कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया और जो एयर बेसेस अमेरिका और बरतानिया के अंडर थे वो भी अपने कंट्रोल में कर लिए। इससे अमेरिका और कज़ाफ़ी के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, जिसको लेकर अमेरिका लीबिया से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लेता है। अमेरिका उसी वक्त कज़ाफ़ी के इस रवैये की वजह से कज़ाफ़ी की गवर्नमेंट नहीं चाहता था। इसके बाद यह रहता है 1986। तो 5 अप्रैल 1986 को जर्मनी के शहर बर्लिन में एक लाबेले नाम का नाइट क्लब था, जहां पर जर्मनी के अंदर अमेरिकन मिलिट्री के लोग इंटरटेनमेंट के लिए वहां रात को आते थे। तो 5 अप्रैल 1986 को क्या हुआ कि इस नाइट क्लब में रात को एक बम फटता है और इस बम अटैक में 3 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 2 अमेरिकन मिलिट्री के लोग थे। तो इस अटैक में 4 अमेरिकन सिटीजन मारे गए थे। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने क्या किया कि इस अटैक का इल्जाम सीधा लीबिया पर लगा दिया। हालांकि उस वक्त इस अटैक की इन्वेस्टिगेशन की गई मगर लीबिया के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिले थे, मगर रोनाल्ड रेगन ने इसका इल्जाम लीबिया पर लगा दिया, जिसको लेकर 10 दिन बाद 15 अप्रैल 1986 को अमेरिका ने लीबिया के अंदर ऑपरेशन एल्डोराडो शुरू करने का हुक्म दिया, जिसके बारे में लीबिया को खबर नहीं थी। तो 15 अप्रैल को इस ऑपरेशन में रात को 100 अमेरिकी तैयारों ने लीबिया के अंदर ट्रिपोलिटानिया और बेनगाजी में स्थित आर्मी बैरकों पर हमला कर दिया और ये अटैक करीबन 12 मिनट तक रहता है। और जिस जगह पर यह अटैक होता है वहाँ पर कज़ाफ़ी का हेडक्वार्टर भी था, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे।
امریکہ کے اس اٹیک میں 40 لیبیائی لوگ مارے گئے، جس میں قذافی کی بیٹی بھی شامل تھی جو اس اٹیک میں ماری گئی، لیکن اس وقت یو ایس اے کا مین ٹارگٹ قذافی تھا، مگر قذافی جو ہے وہ اس اٹیک میں بچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد لیبیا اور امریکہ کی کئی جنگیں ہوتی رہیں۔ پہلے بھی قذافی نے امریکیوں کو لیبیا سے نکالا تھا، تو دوسری طرف امریکہ اور لیبیا کی جنگیں ہو رہی تھی، تو اس وقت لیبیا اور امریکہ میں کنفلکٹ زور پکڑ لیتا ہے۔ تو اسی کنفلکٹ کے بیچ جب 2009 میں قذافی افریقن یونین کونسل کا چیئرمین بنا، تو اس وقت قذافی نے افریقہ کے اندر جتنے بھی کنگ تھے سب کو بلا کر یہ اعلان کیا کہ اگر ہم افریقہ میں ایک ایسی ملٹری تیار کریں جو افریقہ میں کسی بھی کنٹری پر اگر کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے تو وہ ملٹری اس کا مقابلہ کرے، تو کوئی بھی باہر سے ہمارے خلاف ہمت نہیں کرے گا۔ یہ ملٹری جس طرح یورپین کنٹریز نے نیٹو تنظیم بنائی ہے، اس طرح وہ افریقن تنظیم بنانا چاہتے تھے۔ تو دوسری طرف چونکا لیبیا کئی یورپین اور افریقن کنٹریز کو آئل ایکسپورٹ کرتا تھا، تو آئل کا جو سارا بزنس تھا وہ ڈالرز میں ہوتا تھا، جس کو لے کر قذافی نے افریقن کنٹریز کو یہ بتایا کہ آئل کا سارا بزنس ہم ڈالر میں کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ سیدھا امریکہ کو ہوتا ہے، تو ہمیں آئل کا سارا بزنس کرنے کے لیے افریقہ میں ایسی کرنسی لے کر آنی چاہیے جس کا فائدہ افریقہ کو ہی ہونا چاہیے، نہ کہ امریکہ کو۔ تو اس کے لیے قذافی نے افریقہ میں گولڈ دینار کرنسی لانے کا فیصلہ کیا۔ اس کرنسی سے وہ افریقہ میں آئل کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، مگر اس کرنسی سے امریکہ کو بھاری نقصان ہونا تھا، کیونکہ لیبیا پورے ورلڈ میں آئل کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹر تھا، تو اس سے افریقہ سے باہر کنٹریز بھی ڈالر کو چھوڑ کر گولڈ دینار کرنسی میں بزنس کرتی۔ بعد میں اس گولڈ کرنسی کو لے کر 2016 میں یو ایس اے کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیری کلنٹن کے ای میلز بھی لیک ہوئے تھے، جس میں ہیری کلنٹن نے میلز بھیجے تھے اور لکھا تھا کہ لیبیا کے پاس 143 ٹن گولڈ ہے اور اتنی ہی مقدار میں چاندی بھی ہے، اس سے وہ پین افریقن کرنسی یعنی گولڈ دینار لانے والے ہیں، اور اس کے لیے نیٹو کے ذریعے قذافی کو روکنا ہے تاکہ نہ وہ افریقن یونین بنا سکے اور نہ ہی افریقی سونے کے دینار کو افریقہ میں لا سکے۔ اس کے سارے ای میلز ڈسکرپشن میں لگا دیے ہیں، جس میں افغانستان کے خلاف پالیسی پر بھی ای میلز تھے۔ تو ان چیزوں کو لے کر ایک قذافی جو افریقن ملٹری چاہتے تھے اور دوسرا گولڈ دینار کرنسی لے کر آنا چاہتے تھے، تو اس چیز کو لے کر امریکہ نے قذافی کو ہٹانا چاہا۔ اب یہ ساری پلاننگ اور تضاد چل ہی رہے تھے کہ 17 دسمبر 2010 کو تنوشیا میں عرب سپرنگ کی شروعات ہو جاتی ہے، اور یہی عرب سپرنگ جس کا فائدہ امریکہ اٹھا کر نیٹو کے ذریعے قذافی کا تفتہ اٹھا دیتے ہیں۔ تو اس عرب سپرنگ میں تنوشیا کے اندر محمد بوزوزی جو ایک سبزی بیچنے والا عام انسان تھا، اس نے 17 دسمبر کو سڑک پر سبزی بیچنے کے لیے اپنا سٹال لگایا، جسے ہم ریڈی بولتے ہیں، لیکن سڑک کے کنارے سٹال لگانے کے لیے اس کے پاس پرمٹ نہیں تھا، جس کو لے کر تھوڑی دیر بعد وہاں کی مارکیٹ انسپیکٹر نے اس کا سٹال اور سارا سامان جو ہے وہ ضبط کر لیا۔ تو محمد بوزوزی نے کیا کہ تھوڑی دیر بعد وہاں کے مقامی گورنر کے دفتر گئے تاکہ وہ اپنا سٹال واپس لے سکیں، مگر وہاں پر کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی۔ اب دیکھیں جب کوئی غریب آدمی جس کے پاس اتنے وسائل بھی نہ ہو اور پھر اس سے اس کا ذریعہ آمدنی بھی چھین لیا جائے تو وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس طرح محمد بوزوزی نے بھی اس چیز کو لے کر 1 گھنٹے بعد گورنر آفس کے سامنے ہی خود کو آگ لگا لی۔ محمد بوزوزی کے آگ لگانے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد تنوشیا میں لوگ احتجاج کو لے کر سڑکوں پر نکل آئے، جس میں لوگ بے روزگاری اور تنوشیا کے صدر زین العابدین بن علی کے استعفے کے نعرے لگانے لگے۔ زین العابدین بن علی جو 24 سال سے بغاوت کے ذریعے حاصل کی ہوئی صدارت پر ابھی تک موجود تھے، تو اس پروٹیسٹ میں لوگ جو ہیں وہ ڈیموکریسی اور بے روزگاری کے خاتمے کی مانگ کر رہے تھے۔ آپ کہیں گے اس کا لیبیا سے کیا لینا، تو اس کا آگے چل کر آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ تو تنوشیا میں لوگوں کا پروٹیسٹ اتنا زیادہ ہو گیا تھا، جس کو لے کر بن علی جو ہیں وہ 14 جنوری 2011 کو تنوشیا چھوڑ کر سعودی عرب چلا گیا، مگر محمد بوزوزی کے ہمدردی میں یہ پروٹیسٹ اتنا زیادہ زور پکڑ چکا تھا کہ آس پاس کی کنٹریز میں بھی پھیل چکا تھا۔ مصر میں بھی لوگ جو ہیں وہ باغی ہو گئے تھے، وہ اپنی سرکار کے خلاف ڈیموکریسی کے نعرے لگا رہے تھے، جس وجہ سے تنوشیا کے بعد مصر میں بھی تختہ پلٹ کر دیا گیا۔ تو 15 فروری 2011 کو اس عرب سپرنگ یعنی پروٹیسٹ کا اثر جب لیبیا میں آیا تو لوگ لیبیا میں بھی قذافی کے خلاف نعرے لگانے پر اتر آئے۔ وہ قذافی جس نے لیبیائی لوگوں کو اتنی زیادہ فیسلٹیز دی تھی، وہی لوگ لیبیا میں قذافی کے خلاف بغاوت پر اتر آئے۔ لیبیا میں لوگ ڈیموکریسی کی مانگ کرنے لگ گئے۔ ڈیموکریسی مطلب ووٹنگ کے ذریعے منتخب حکومت کی مانگ کرنے لگ گئے، کیونکہ قذافی بھی 42 ایئر سے ابھی تک لیبیا کے صدر تھے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری کا اثر جو تنوشیا سے شروع ہوئی تھی افریقہ اور مڈل ایسٹ تک پہنچ چکا تھا۔ لوگ اپنی گورنمنٹ کو لے کر بغاوت پر اتر آئے تھے۔ تو لیبیا کے اندر یہ پروٹیسٹ 20 فروری تک پوری طرح پھیل چکا تھا۔ ہر ایک آدمی قذافی کی گورنمنٹ کو ہٹانے کی مانگ کر رہا تھا۔ تو قذافی لیبیائی لوگوں کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ آپ کے اس پروٹیسٹ کا فائدہ اٹھا کر آپ کے ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ 20 فروری کو قذافی کے بیٹے سیف الاسلام جو ہیں وہ بھی ٹی وی پر آ کر یہ کہتے ہیں
کہ آپ لوگوں کو भड़काया जा रहा है, इससे मुल्क खाना जंगी की तरफ जा सकता है। मगर लोगों में डेमोक्रेसी का नारा पूरे जोर पर था। जब ये मुजाहरे बेकाबू हो जाते हैं तो यूनाइटेड नेशन जो है वो लीबिया के तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर देता है और 17 मार्च 2011 को एक रेजोल्यूशन पास करता है जिसमें लीबिया के ऊपर नो फ्लाई जोन के ऑर्डर लागू कर दिया और मुजाहरों को पूरी तरह रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन तमाम अख्तियारात नेटो के हवाले कर देता है, जिसको लेकर 25 मार्च को नेटो जो है वो लीबिया को अपने कंट्रोल में कर लेती है। उस वक्त बागियों को रोकने के लिए लीबियन आर्मी और लीबियाई लोगों के बीच लड़ाई भी होती है जिसमें कई लोग मारे भी जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर नेटो जो है वो बागी ग्रुपों की हिमायत में कई मिलिट्री जगहों पर बमबारी करती है, कई जगहों को तबाह कर देती है। दूसरी तरफ कज़ाफ़ी जो था वो लोगों के बेकाबू होने के बाद अपने आप को बचाने के लिए सिरते के बाहर एक नाले में छुप गया, जहाँ नेटो की बमबारी के दौरान लोगों ने उसे ढूंढकर सड़कों पर घसीटना शुरू कर दिया और हर कोई इसे मारने लग गया। 20 अक्टूबर 2011 को लीबियाई लोग जो है उसे मार देते हैं। मरने के बाद लोग शुक्र मनाते रहे कि कज़ाफ़ी मारा गया, मगर कज़ाफ़ी के बाद सारी सिचुएशन आपके सामने है। कज़ाफ़ी की मौत के बाद लीबिया की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जहाँ कज़ाफ़ी के दौर में कोई भी लीबियाई सिटीज़न बेकार नहीं था, एजुकेशन, सेहत, रोज़गार सब कुछ अरूज पर था। वही अब कज़ाफ़ी की मौत के बाद गवर्नमेंट इशू चल रहे हैं, वहाँ पर सिविल वार शुरू है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने घर नहीं हैं, तालीम, सेहत, रोज़गार, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं। दहशत गर्दी, अगवा, कत्ल वारत, गुंडागर्दी, ये सारी चीज़ें लीबिया में इस वक्त बहुत ही कॉमन है। दूसरी तरफ लीबिया चौंका इटली यानी यूरोप कंट्रीज़ के तकरीबन साथ ही मौजूद है। इससे अब इंस्टेबिलिटी की वजह से लीबिया को यूरोप में इलीगल जाने के लिए रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लीबिया के अंदर जो सिविल वार चल रही है इसकी तवक्को नहीं की जा सकती कि कब ख़त्म होगी और लीबिया अपनी पोजीशन पर वापस आ पाएगा।